ये कहानी उस दौर की है जब हिंदुस्तान की सरजमी पर मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का इकबाल बुलंदियों पर था। लेकिन कहते हैं न कि जहां रोशनी सबसे ज्यादा होती है वही अंधेरा भी अपने पैर पसारने की फिराक में रहता है। ये किस्सा अकबर और बीरबल की उन अनगिनत दास्तानों में से एक है जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी रह गई। लेकिन आज मैं आपको ये पूरी दास्तान तफसील से सुनाऊंगा। तो अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है और आप बीरबल की बुद्धिमानी के कायल हैं तो इस कहानी को पूरा पढ़िएगा। और हां, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कहानी का शीर्षक है बीरबल ने कैसे एक शातिर चोर जो दो मुंह वाला था उसकी पोल खोली। आगरा के किले में सब कुछ सामान्य चल रहा था। प्रजा खुश थी, खजाना भरा हुआ था और सीमाओं पर शांति थी। मगर महल के गलियारों में एक अजीब सी बेचैनी तैरने लगी थी। पिछले कुछ महीनों से राजधानी आगरा में चोरियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ था जिसने न केवल शहर के कोतवाल की नींद हराम कर दी थी बल्कि खुद शहंशाह अकबर के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींचती थी। ये कोई साधारण चोर नहीं था। ये चोर हवा के झोंके की तरह आता और ओस की बूंद की तरह गायब हो जाता था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि जिसने भी उसे देखा उसने एक अलग ही हुलिया बताया। किसी ने कहा कि वो एक लंबा चौड़ा आदमी है जिसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त है, तो किसी ने कसम खाकर कहा कि वो एक नाटा और बेहद फुर्तीला इंसान है जो बंदरों की तरह दीवारों पर चढ़ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली अफवाह जो पूरे आगरा में जंगल की आग की तरह फैल गई थी वो ये थी कि ये चोर इंसान नहीं बल्कि कोई पिशाच है, क्योंकि कई पहरेदारों का कहना था कि उन्होंने उसे एक ही वक्त पर दो अलग अलग जगहों पर देखा है। लोग उसे दो मुंह वाला शैतान कहने लगे थे। एक अमावस की काली रात थी। आसमान में बादल ऐसे घिरे थे जैसे किसी ने काली स्याही उलट दी हो। आगरा के सबसे रईस जौहरी सेठ माणिकचंद की हवेली सुरक्षा के कड़े पहरे में थी। माणिकचंद के पास एक बेशकीमती नवरत्नहार था जिसे उन्होंने अपनी तिजोरी में 7 तालों के भीतर रखा था। हवेली के बाहर शाही पहरेदार तैनात थे और खुद माणिकचंद भी अपनी तिजोरी के पास ही सो रहे थे। आधी रात का वक्त था। हवाएं साय साय कर रही थी। तभी अचानक हवेली के पिछले हिस्से में एक आहट हुई। पहरेदार सतर्क हो गए। उन्होंने अपनी मशालें ऊंची की, लेकिन वहां कोई नहीं था। ठीक उसी समय हवेली के मुख्य द्वार पर एक जोरदार धमाका हुआ। पहरेदार उस तरफ दौड़े। अफरातफरी मच गई। इसी शोरगुल के बीच एक साया छत की मुंडेर से नीचे उतरा। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर एक अजीब सा नकाब था जो 2 हिस्सों में बंटा हुआ लग रहा था। आधा हिस्सा हंसता हुआ और आधा रोता हुआ। वो साया हवा में तैरता हुआ तिजोरी वाले कमरे की खिड़की तक पहुंचा। हैरानी की बात यह थी कि खिड़की अंदर से बंद थी। फिर भी उस साये ने अपनी जेब से एक अजीब सा पाउडर निकाला और खिड़की की दरारों में फूंक दिया। देखते ही देखते लोहे की छड़ें मोम की तरह पिघलने लगी। वो अंदर दाखिल हुआ। सेठ माणिकचंद गहरी नींद में थे, मानो किसी ने उन्हें बेहोश कर दिया हो। चोर ने बिना कोई आवाज किए तिजोरी खोली। ताज्जुब यह था कि उसने ताले तोड़े नहीं, बल्कि अपनी उंगलियों की थिरकन से उन्हें ऐसे खोला जैसे चाबियां उसी के पास हों। नवरत्न हार को उसने अपने हाथ में लिया। उसकी चमक अंधेरे में भी दमक रही थी। तभी अचानक माणिकचंद की नींद खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठा और चिल्लाया, कौन है वहां? चोर पलटा। बिजली कड़की और उस रोशनी में माणिकचंद ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि चोर के सिर के पीछे भी एक चेहरा था, एक डरावना घूरता हुआ चेहरा। माणिकचंद चीख कर बेहोश हो गया। चोर हंसता हुआ उसी पिघली हुई खिड़की से निकल गया। अगली सुबह दरबार लगा। सेठ माणिकचंद रोते हुए अकबर के पैरों में गिर पड़ा। जहांपनाह, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। वो इंसान नहीं था,
वो जिन्न था। उसके 2 सिर थे, हुजूर, एक आगे और एक पीछे। अकबर ने गुस्से में अपनी मूंछों पर ताव दिया। उन्होंने कोतवाल को तलब किया। कोतवाल कांपते हुए हाजिर हुआ। अकबर ने गरजते हुए पूछा, कोतवाल, ये तुम्हारे शहर में क्या हो रहा है? हमारी नाक के नीचे से चोरियां हो रही हैं और तुम अब तक खाली हाथ हो। कोतवाल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन यह मामला हमारी समझ से बाहर है। कल रात जब सेठ माणिकचंद के घर चोरी हो रही थी, ठीक उसी वक्त मेरे सिपाहियों ने उसी हुलिये वाले आदमी को शहर के दूसरे कोने में पुरानी सराय के पास देखा था। एक ही आदमी एक ही वक्त में 2 जगहों पर कैसे हो सकता है? जरूर ये कोई काला जादू है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अंधविश्वास के बादल मंडराने लगे। तभी बीरबल अपनी जगह से खड़े हुए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, जादू और टोना कमजोर दिल वालों का वहम होता है। अगर एक ही वक्त पर 2 जगह चोर देखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भूत है। इसका मतलब ये है कि या तो हमारी आंखों ने धोखा खाया है, या फिर दुश्मन हमारी सोच से ज्यादा चालाक है। मुझे इस 2 मुंह वाले चोर के मामले की तह तक जाने की इजाजत दी जाए। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी बीरबल। जाओ और उस बहरूपिये को पाताल से भी ढूंढ निकालो। बीरबल ने जांच शुरू की। वो सबसे पहले सेठ माणिकचंद की हवेली गए। उन्होंने उस खिड़की का मुआयना किया जिसकी छड़ें पिघली हुई थी। बीरबल ने उस पिघले हुए लोहे को उंगली से छूकर सूंघा। उसमें से एक तीखी गंध आ रही थी। बीरबल समझ गए कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक खास तरह का रसायन, केमिकल है जो सिर्फ फारस, पर्शिया के कुछ माहिर कीमियागर ही जानते हैं। बीरबल ने सोचा, इसका मतलब चोर कोई मामूली उचक्का नहीं है। वो पढ़ा लिखा है और उसे रसायनों का गहरा ज्ञान है। इसके बाद बीरबल ने उन पहरेदारों से बात की जिन्होंने चोर को दूसरी जगह देखा था। पहरेदारों ने बताया, हुजूर, वो सराय की छत पर खड़ा था। हमने उसे ललकारा तो उसने हमारी तरफ देखा और गायब हो गया। उसकी चाल में एक अजीब सा लंगड़ापन था, जैसे उसके बाएं पैर में चोट हो। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। सेठ माणिकचंद ने कहा था कि चोर बिजली की तेजी से भागा, जबकि पहरेदारों ने उसे लंगड़ाते हुए देखा। यानी 2 अलग अलग लोग थे जो एक जैसा नकाब पहने हुए थे। बीरबल समझ गए कि यह गिरोह है जो लोगों को भ्रम में डालने के लिए 2 मुंह वाले की कहानी बना रहा है। लेकिन असली पहेली अभी बाकी थी। आखिर ये गिरोह चला कौन रहा है, और वो महल की सुरक्षा और अमीरों की तिजोरियों के राज कैसे जानता है? बीरबल ने अपने खास जासूसों को पूरे आगरा में फैला दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल को एक दिलचस्प खबर मिली। पता चला कि पिछले कुछ महीनों से आगरा में एक नया और बेहद अमीर सौदागर आया है, जिसका नाम ख्वाजा मंसूर है। वो खुद को इत्र और कीमती पत्थरों का व्यापारी बताता है। ख्वाजा मंसूर बहुत मिलनसार है और उसने दरबार के कई मंत्रियों से दोस्ती कर ली है। वो अक्सर अमीरों को दावत देता है। बीरबल ने ख्वाजा मंसूर के बारे में और जानकारी जुटाई। पता चला कि सेठ माणिकचंद के घर चोरी होने से 2 दिन पहले ख्वाजा मंसूर ने उनकी हवेली में एक दावत खाई थी। बीरबल का शक गहरा गया, लेकिन शक के आधार पर किसी रईस को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। सबूत चाहिए था। बीरबल ने एक जाल बिछाने का फैसला किया। उन्होंने अकबर से एकांत में बात की और एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में अकबर ने ऐलान किया, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मित्र देश से हमें एक बेशकीमती नीलम ब्लू सैफायर तोहफे में मिला है, जो अमावस की रात में भी चमकता है। हम उसे अगले 3 दिनों तक दीवान खास में प्रदर्शित करेंगे, ताकि हमारे खास दरबारी उसे देख सकें। उसके बाद उसे शाही खजाने के सबसे सुरक्षित तहखाने में रख दिया जाएगा। यह खबर आग की तरह फैल गई। बीरबल जानते थे कि यह खबर उस 2 मुंह वाले चोर तक जरूर पहुंचेगी। नीलम को देखने के लिए एक भव्य आयोजन रखा गया।
शहर के सभी रईस, मंत्री और खास मेहमान आए। उनमें ख्वाजा मंसूर भी था। वो बेहद कीमती रेशमी चोगा पहने हुए था और उसके हाथों में इत्र की महक थी। बीरबल की नजरें बाज की तरह उस पर जमी थी। बीरबल ने देखा कि ख्वाजा मंसूर नीलम को देखते वक्त उसकी सुरक्षा व्यवस्था, पहरेदारों की स्थिति और खिड़कियों की ऊंचाई को बहुत बारीकी से देख रहा था। उसकी आंखों में प्रशंसा नहीं, बल्कि एक शिकारी की चमक थी। बीरबल ने यह भी गौर किया कि ख्वाजा मंसूर के चलने के अंदाज में एक बहुत ही मामूली सा, लगभग न के बराबर लंगड़ापन था, जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पहेली अभी भी उलझी हुई थी। अगर ख्वाजा मंसूर ही चोर है, तो वो एक ही वक्त में दो जगह कैसे दिखता है? और वो दूसरा चेहरा क्या है? योजना के मुताबिक नीलम को एक कांच के बक्से में रखा गया, जिसके चारों ओर अदृश्य घंटियां बंधी थी। अगर कोई बक्से को छूता तो पूरे महल में घंटियां बज उठती। रात हुई। महल में सन्नाटा छा गया। बीरबल, अकबर और कुछ चुनिंदा सिपाही अंधेरे में छिपे हुए थे। आधी रात गुजरी। अचानक छत के रोशनदान से एक रस्सी नीचे लटकी। बिल्कुल वैसी ही काली पोशाक और वही दो चेहरों वाला नकाब पहने एक आकृति नीचे उतरी। उसकी हरकतें बेहद सधी हुई थी। उसने हवा में एक पाउडर उड़ाया ताकि अगर कोई अदृश्य धागा हो तो वो दिख जाए। वो धीरे धीरे नीलम की ओर बढ़ा। बीरबल ने इशारा किया। सिपाहियों ने अपनी तलवारें कस ली। जैसे ही चोर ने नीलम वाले बक्से पर हाथ रखा, बीरबल ने एक रस्सी खींची और ऊपर से एक भारी जाल चोर के ऊपर आ गिरा। पकड़ लो इसे! अकबर गरजते हुए बाहर आए। मशालें जल उठीं। चोर जाल में फड़फड़ा रहा था। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कहा, आखिरकार खेल खत्म हुआ ख्वाजा मंसूर। अब ये नकाब उतार भी दो। बीरबल ने झुककर चोर के चेहरे से नकाब खींचा। लेकिन जैसे ही नकाब उतरा, वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई और बीरबल के चेहरे की मुस्कान भी एक पल के लिए गायब हो गई। जाल के अंदर ख्वाजा मंसूर नहीं था। वहां एक बिल्कुल अनजान चेहरा था। एक बदसूरत, कटाफटा चेहरा, जिसकी एक आंख नहीं थी और पूरा चेहरा जला हुआ था। वो ख्वाजा मंसूर कतई नहीं था। वो आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। ही, तुम मुझे पकड़कर भी कुछ नहीं कर पाए बीरबल। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। अकबर ने चिल्लाकर पूछा, ये कौन है बीरबल? और ख्वाजा मंसूर कहाँ है? तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, जहांपनाह, अनर्थ हो गया। अभी अभी खबर मिली है कि जब हम यहां इस चोर को पकड़ रहे थे, ठीक उसी वक्त शाही खजाने के पश्चिमी द्वार को बारूद से उड़ा दिया गया है और वहां से सदियों पुरानी सोने की मुहरें चोरी हो गई है। बीरबल का माथा ठनका। उन्होंने तुरंत उस पकड़े गए चोर की तरफ देखा। तुम तो सिर्फ एक मोहरा हो, है ना? वो आदमी हंसा। दो मुंह वाला चोर सिर्फ एक इंसान नहीं है, वजीर आजम। वो एक सोच है। जब तुम एक सिर को काटोगे, दूसरा तुम्हें डस लेगा। बीरबल समझ गए कि उन्हें बुरी तरह से चकमा दिया गया है। नीलम तो सिर्फ एक दिखावा था, असली निशाना तो शाही खजाना था। और ख्वाजा मंसूर? बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, सिपाहियों, तुरंत ख्वाजा मंसूर की हवेली जाओ और उसे गिरफ्तार करो। सिपाही घोड़े दौड़ाते हुए गए, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो हवेली वीरान पड़ी थी। ख्वाजा मंसूर गायब था। अगले दिन दरबार का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अकबर बेहद गुस्से में थे। बीरबल, हमारी नाक के नीचे इतना बड़ा धोखा। ख्वाजा मंसूर ने हमें बेवकूफ बनाया। उसने एक आदमी को यहां भेजा ताकि हमारा ध्यान भटक जाए और खुद खजाना लूट लिया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, ये हार मेरी नहीं, बल्कि एक सबक है। वो चोर बहुत चालाक है, लेकिन वो एक गलती कर गया। कैसी गलती? अकबर ने पूछा। उस पकड़े गए आदमी के पास से मुझे एक कागज का टुकड़ा मिला है, जिस पर एक नक्शा बना है, बीरबल ने बताया,
और उस आदमी के जूतों पर जो लाल मिट्टी लगी थी वो आगरा की नहीं है। वो मिट्टी फतेहपुर सीकरी के पास की पुरानी खंडहर गुफाओं की है। मुझे यकीन है कि ख्वाजा मंसूर और उसका असली अड्डा वही है। अकबर ने तुरंत सेना तैयार करने का आदेश दिया। हम खुद जाएंगे और उस गद्दार का सिर धड़ से अलग करेंगे। बीरबल, अकबर और शाही सेना फतेहपुर सीकरी की ओर कूच कर गई। खंडहरों के बीच पहुंचकर उन्हें एक गुप्त गुफा का दरवाजा मिला। अंदर मशालों की रोशनी में उन्होंने देखा कि वहां सोने चांदी का ढेर लगा था। ये वही लूट का माल था जो महीनों से चोरी हो रहा था। लेकिन ख्वाजा मंसूर वहां नहीं था। गुफा के दूसरे छोर पर एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। ख्वाजा मंसूर, अपने आप को हवाले कर दो, अकबर ने ललकारा। कुर्सी घूमी, लेकिन उस पर बैठा शख्स ख्वाजा मंसूर नहीं था। वो दरबार का ही एक पुराना और वफादार मंत्री मीर बख्शी था। सभी चौंक गए। मीर बख्शी, जो अकबर के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक था। मीर बख्शी ने एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा, आओ बादशाह सलामत, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अकबर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मीर बख्शी, तुमने नमक हरामी की? मीर बख्शी हंसा, नमक हरामी नहीं बादशाह, ये तो हक की लड़ाई है। लेकिन अफसोस, तुम असली ख्वाजा मंसूर को कभी नहीं पकड़ पाओगे। क्या मतलब? बीरबल ने पूछा। मीर बख्शी ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा और एक झटके से अपना चेहरा नोच लिया। दरबारियों की चीख निकल गई। वो मीर बख्शी नहीं था। वो एक बेहद माहिर बहरूपिया था, जिसने मीर बख्शी का मुखौटा, मास्क पहन रखा था। असली मीर बख्शी तो शायद कब का मारा जा चुका था या कैद था। अकबर ने तलवार खींच ली। तो तुम हो वो दो मुंह वाले शैतान? नहीं, उस बहरूपिये ने कहा, मैं तो बस एक चेहरा हूं। असली चेहरा तो अभी भी तुम्हारे महल में बैठा है बादशाह। वो तुम्हारे साथ खाना खाता है, तुम्हारे साथ हंसता है। ख्वाजा मंसूर कोई और नहीं, बल्कि उसने नाम लेने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक कहीं से एक तीर संस्काता हुआ आया और सीधा उस बहरूपिये के गले में जा लगा। वो वही ढेर हो गया। बीरबल ने तुरंत उस दिशा में देखा जहां से तीर आया था, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। कोई था जो नहीं चाहता था कि राज खुले, कोई ऐसा जो शाही सेना के साथ ही आया था। अकबर सन्न रह गए। उनका सबसे भरोसेमंद मंत्री नकली था, और जो असली सूत्रधार है वो अभी भी उनकी आस्तीन का सांप बना हुआ है। ख्वाजा मंसूर कौन है? क्या वो सच में कोई व्यापारी था, या वो महज एक और मुखौटा था? और वो तीर किसने चलाया? क्या शाही सेना में भी गद्दार मौजूद है? बीरबल ने उस मरे हुए बहरूपिये के पास जाकर देखा। तीर पर एक खास निशान बना था, एक दो सिर वाले सांप का निशान। बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, मामला चोरी का नहीं, तख्ता पलट का है। ये साजिश बहुत गहरी है। हमें फौरन आगरा लौटना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि असली खतरा यहां नहीं, वहां महल में शहजादे पर मंडरा रहा है। वापसी में बीरबल का दिमाग घोड़े से भी तेज दौड़ रहा था। वो कड़ियां जोड़ रहे थे। इत्र की खुशबू, रसायनों का ज्ञान, दो जगहों पर दिखने का भ्रम, और अब ये मुखौटे, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। एक ऐसा शख्स जो विज्ञान और कला दोनों का माहिर है। आगरा किले में वापस आकर उन्होंने सबसे पहले असली मीर बख्शी की तलाश शुरू करवाई। तहखाने की एक गुप्त कोठरी में असली मीर बख्शी अधमरी हालत में मिले। उन्हें महीनों से वहां कैद रखा गया था। इसका मतलब था कि पिछले कई महीनों से जो मीर बख्शी दरबार में फैसले ले रहा था, वो वही बहरूपिया था। लेकिन फिर वो ख्वाजा मंसूर कौन था? बीरबल ने एक नया पासा फेंकने की सोची। उन्होंने ऐलान करवाया कि बहरूपिये ने मरने से पहले असली सरदार का नाम बता दिया है, और आज रात दरबार में उसका पर्दाफाश किया जाएगा। ये एक कोरा झूठ था, लेकिन बीरबल जानते थे कि डर इंसान से गलती करवाता है। रात का दरबार सजा। हर दरबारी
हर मंत्री, हर सेनापति शक के दायरे में था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, उनकी तलवार उनके पास थी। बीरबल दरबार के बीचों बीच खड़े थे। बीरबल ने बोलना शुरू किया, जहां पनाह, वो गद्दार इसी कमरे में मौजूद है। वो सोचता है कि उसने अपनी होशियारी से सबको मात दे दी है। उसने मीर बख्शी का रूप लिया, उसने ख्वाजा मंसूर बनकर हमें ठगा। लेकिन वो भूल गया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो अपनी परछाई से नहीं भाग सकता। बीरबल ने अपनी जेब से वो 2 सिर वाले सांप के निशान वाला तीर निकाला। ये तीर उस शख्स की खास पहचान है, और मजे की बात यह है कि ये तीर बनाने की लकड़ी सिर्फ कश्मीर के जंगलों में मिलती है, और हमारे दरबार में सिर्फ एक ही शख्स है जो पिछले महीने कश्मीर के दौरे से लौटा है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें एक दूसरे पर घूमने लगी। तभी अकबर के बाईं ओर बैठे वजीर आजम खान के माथे पर पसीना चमकने लगा। आजम खान, जो अकबर के बचपन के दोस्त माने जाते थे। बीरबल ने आजम खान की तरफ उंगली उठाई। वजीर आजम खान, क्या आप हमें दिखाएंगे कि आपके तरकश क्विवर में जो तीर है उन पर क्या निशान है? आजम खान हड़बड़ाकर खड़े हो गए। बीरबल, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मुझ पर इल्जाम? अगर आप निर्दोष हैं तो अपना तरकश दिखाइए, बीरबल ने कड़ाई से कहा। आजम खान ने कांपते हाथों से अपना तरकश आगे किया। बीरबल ने उसमें से एक तीर निकाला। उस पर शाही मुहर थी, कोई सांप का निशान नहीं। बीरबल हैरान रह गए। उनका दाव खाली गया? आजम खान ने गुस्से में कहा, देखा बादशाह, बीरबल ने मुझे अपमानित किया है। मैं अभी इसी वक्त इस्तीफा देता हूं। अकबर ने बीरबल को गुस्से से देखा। बीरबल, बिना पक्के सबूत के हमारे वजीर पर इल्जाम लगाना तुम्हें शोभा नहीं देता। बीरबल ने माफी मांगी। मुझे माफ करे हुजूर, शायद मुझसे गलती हुई। दरबार खत्म हो गया। बीरबल का सिर झुका हुआ था। आजम खान विजय मुस्कान के साथ बाहर निकले। लेकिन ये बीरबल की हार नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी चाल की शुरुआत थी। रात के सन्नाटे में बीरबल वेश बदलकर आजम खान की हवेली के पिछवाड़े पहुंचे। उन्होंने देखा कि आजम खान एक गुप्त रास्ते से बाहर निकल रहे हैं। बीरबल ने उनका पीछा किया। आजम खान शहर के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंचे। वहां एक कब्र के पास एक आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा ढका हुआ था। आजम खान ने कहा, बाल बाल बचा आज। बीरबल बहुत करीब पहुंच गया था। हमें अब अपना आखिरी काम पूरा करना होगा। उस नकाबपोश आदमी ने कहा, घबराओ मत, कल सूरज ढलते ही बादशाह अकबर का अंत हो जाएगा और आगरा पर हमारा राज होगा। उस नकाबपोश की आवाज, वो आवाज बहुत जानी पहचानी थी। बीरबल ने गौर से सुना। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि तभी बीरबल का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा। कड़क। आजम खान और वो नकाबपोश तुरंत पलटे। कौन है वहां? बीरबल ने छिपने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने देख लिया। मार डालो से, नकाबपोश ने आदेश दिया। दर्जनों हथियारबंद लोग अंधेरे से निकल आए और बीरबल को घेर लिया। बीरबल निहत्थे थे। वो पीछे हटे, लेकिन पीछे एक गहरी खाई थी। आजम खान हंसते हुए आगे बढ़े। बीरबल, तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन आज तुम्हारी अक्ल तुम्हें मौत से नहीं बचा पाएगी। जानना नहीं चाहोगे कि ये दूसरा आदमी कौन है? नकाबपोश ने अपना चेहरा खोला। चांद की रोशनी में वो चेहरा देखकर बीरबल के रोंगटे खड़े हो गए। वो चेहरा शहजादा सलीम, जहांगीर के खास अंगरक्षक और बचपन के दोस्त मान सिंह का था। नोट, ये ऐतिहासिक मान सिंह नहीं, कहानी का एक पात्र है। मान सिंह, बीरबल ने अविश्वास से कहा। हां, मान सिंह ने कहा, शहजादे को गद्दी जल्दी चाहिए और मुझे वजीर का पद। अकबर अब बूढ़ा हो चुका है, तो तुम दोनों मिलकर 2 मुंह वाले चोर का नाटक खेल रहे थे। बिल्कुल, आजम खान ने कहा, ताकि खजाना खाली हो जाए और इल्जाम किसी बाहरी शैतान पर आए। जब खजाना खाली होगा और जनता बगावत करेगी,
तो हम अकबर को हटाकर नई सल्तनत बनाएंगे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल। मान सिंह ने तलवार उठाई। बीरबल ने नीचे खाई में देखा, फिर उन दोनों को। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कूद गए। पकड़ो, देखो कहां गया, आजम खान चिल्लाया। लेकिन नीचे गहरी नदी बह रही थी। बीरबल पानी में समा गए। ऊपर खड़े आजम खान और मान सिंह ने मान लिया कि बीरबल मर चुका है। चलो, मान सिंह ने कहा, कल का जश्न मनाने की तैयारी करो। अब हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया है। अगली सुबह आगरा के किले में एक अजीब सी खामोशी थी। बीरबल गायब थे। किसी को नहीं पता था कि वो कहां है। दोपहर को दरबार लगा। आजम खान और मान सिंह अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, बिल्कुल निर्दोष बनकर। अचानक दरबार के दरवाजे खुले। एक फकीर, जिसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे, अंदर आया। उसके हाथ में एक इकतारा था। सिपाहियों ने उसे रोका। ए पागल, ये बादशाह का दरबार है, यहां तेरा क्या काम? फकीर ने सिर उठाया और गाना शुरू किया। दो चेहरों का राज कहरा, एक है अपना, एक है पहरा। मिट्टी बोले, पानी बोले, राज दिलों के अब तो खोले। आवाज सुनकर अकबर चौंक गए। ये आवाज, ये अंदाज। फकीर ने अपनी दाढ़ी हटाई और अपने बाल पीछे किए। वो बीरबल थे, जिंदा और सही सलामत। आजम खान और मान सिंह के चेहरों से रंग उड़ गया। वे ऐसे कांपने लगे जैसे मौत सामने खड़ी हो। बीरबल ने अपनी जेब से कुछ निकाला। वो एक गीला पत्र था जिस पर शाही मुहर लगी थी। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मैं सिर्फ नदी में नहीं कूदा था, मैं सबूत लेने पाताल तक गया था। यह पत्र आजम खान ने पड़ोसी मुल्क के दुश्मन राजा को लिखा था, जिसमें उन्होंने आज शाम के हमले की पूरी योजना बताई है। और इस पत्र पर गवाह के तौर पर मान सिंह के हस्ताक्षर हैं। अकबर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। गद्दारों, हमने तुम्हें अपने सीने से लगा कर रखा और तुमने हमारी ही पीठ में खंजर घोंपा। आजम खान ने भागने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने पहले ही सारे दरवाजे बंद करवा दिए थे। अकबर ने आदेश दिया, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो और इन्हें ऐसी कालकोठरी में डालो जहां सूरज की किरण भी न पहुंच सके। जब सैनिकों ने उन्हें पकड़ा तो आजम खान चिल्लाया, रुको, तुम हमें गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन उस तीसरे को नहीं जो अभी भी तुम्हारे परिवार में छिपा है। अकबर ठिठक गए। तीसरा? कौन तीसरा? आजम खान ने एक शैतानी हंसी हंसी। दो मुंह वाला चोर सिर्फ हम दो नहीं थे, बादशाह। उसका एक दिमाग भी है, वो दिमाग जो तुम्हारे हरम जनाना में रहता है, वो जिसके कहने पर हमने ये सब किया। नाम बताओ उसका। अकबर ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। आजम खान ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अकबर की आंखों में देखकर कहा, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे चहेती। ठीक उसी पल दरबार की ऊपरी बालकनी से एक विशैला खंजर उड़ता हुआ आया और सीधा आजम खान के दिल में जा धंसा। आजम खान की जुबान हमेशा के लिए खामोश हो गई। वो नाम नहीं बोल पाया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सबने ऊपर देखा। बालकनी खाली थी। सिर्फ एक रेशमी दुपट्टा वहां हवा में लहरा रहा था। अकबर ने उस दुपट्टे को पहचाना। उनका दिल धक से रह गया। ये दुपट्टा तो महारानी जोधा की खास दासी और अकबर की मुंबोली बहन सुगनाबाई का था। क्या सुगनाबाई? वो महिला जिसने अकबर को बचपन में लोरी सुनाई थी। क्या वह इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड हो सकती है? बीरबल ने अकबर के कंधे पर हाथ रखा। जहां पनाह, दुश्मन घर के अंदर है और वो बहुत खतरनाक है। आजम खान मर चुका है। मान सिंह अब बेहोश है। अब हमें उस तीसरे चेहरे को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो अगला वार करे। अकबर ने कांपते हुए कहा, लेकिन बीरबल, सुगना, ये कैसे मुमकिन है? बीरबल ने गंभीरता से कहा,
राजनीति में कोई रिश्ता नहीं होता हुजूर। लेकिन मुझे शक है कि वह दुपट्टा भी एक चाल हो सकता है। हमें तह तक जाना होगा। रात हो चुकी थी। महल में डर का माहौल था। अकबर अपनी शयन कक्ष में थे, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। तभी उनकी खिड़की पर एक दस्तक हुई। अकबर ने खिड़की खोली। वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रखा था। उस पर लिखा था, आजम खान झूठ बोल रहा था। असली दुश्मन मैं नहीं हूं। असली दुश्मन वह है जो इस वक्त तुम्हारे पीछे खड़ा है। अकबर ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरे के अंधेरे कोने में एक आकृति खड़ी थी। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। बिजली कड़की और उस रोशनी में अकबर ने उस शख्स का चेहरा देखा। वो चेहरा खुद बीरबल का था। अकबर की सांसें रुक गई। बीरबल, तुम? उस बीरबल ने एक ठंडी, बेजान आवाज में कहा। बीरबल तो नदी में डूब गया था बादशाह। मैं तो उसका वो रूप हूं जो तुमने कभी नहीं देखा। क्या ये सच में बीरबल है, या बीरबल का कोई हमशक्ल, या फिर बीरबल भी इस दो मुंह वाले खेल का हिस्सा बन गए हैं, या फिर ये कोई और ही मायाजाल है? तलवार ऊपर उठी। अकबर निहत्थे थे। क्या बीरबल गद्दार है, या ये बीरबल का कोई आखिरी नाटक है असली दुश्मन को बाहर निकालने का? या फिर बीरबल की आड़ में कोई और शैतान छुपा है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। उस कमरे में अब क्या होगा? क्या अकबर अपनी जान बचा पाएंगे? और अगर ये बीरबल नहीं है तो असली बीरबल कहां है? क्या वो सच में नदी में बच गए थे, या वो फकीर बनकर आया शख्स भी कोई बहरूपिया था? ये दो मुंह वाला रहस्य और कितना गहरा है। इस खौफनाक मोड़ पर हम आज की कहानी रोकते हैं। ये साजिश इतनी गहरी है कि एक बार में सुनाई नहीं जा सकती। अगर आप जानना चाहते हैं कि अकबर के कमरे में खड़ा वो शख्स कौन था और असली मास्टरमाइंड कौन है, तो कमेंट में पार्ट 2 इंच जरूर लिखें। और हां, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगला भाग आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सांसें थम सकती है। पिछले भाग में हमने देखा कि शहंशाह अकबर अपने ही शयन कक्ष में मौत के साए में खड़े थे। उनके सामने तलवार ताने खड़ा शख्स कोई और नहीं, बल्कि उनका सबसे वफादार साथी बीरबल, या बीरबल जैसा दिखने वाला कोई बहरूपिया था। बाहर बारिश का शोर था और अंदर मौत का सन्नाटा। बिजली की कड़कड़ाहट ने अकबर के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमका दी थी। क्या बीरबल गद्दार हो गया है, या ये कोई और चाल है? चलिए इस रहस्य की परतों को उधेड़ते हैं और जानते हैं कि उस रात आगरा के किले की उन खामोश दीवारों के बीच असल में क्या हुआ था। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने छोड़ी थी। अकबर की आंखों में अविश्वास था। वो शख्स जिसका चेहरा बीरबल जैसा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। अकबर ने पीछे हटते हुए दीवार का सहारा लिया। उनकी अपनी तलवार बिस्तर के पास रखी थी, जो अब उनकी पहुंच से दूर थी। उस बीरबल ने तलवार हवा में लहराई और पूरी ताकत से अकबर की गर्दन की ओर वार किया। अकबर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि ये उनका आखिरी पल है। खच, एक तेज आवाज हुई और गर्म खून के छींटे अकबर के चेहरे पर आ गिरे। लेकिन अजीब बात यह थी कि अकबर को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उन्होंने डरते डरते अपनी आंखें खोली। जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वो तलवार अकबर की गर्दन पर नहीं, बल्कि अकबर के ठीक पीछे लगे मखमली पर्दे के पीछे छिपे एक तीसरे शख्स के सीने में गड़ी थी। पर्दा फट चुका था और उसके पीछे से एक काले लिबास में लिपटा हुआ हत्यारा जमीन पर गिर पड़ा। वो हत्यारा जो शायद घंटों से वहां छिपा अकबर की हत्या का इंतजार कर रहा था, अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सामने खड़ा बीरबल अब मुस्कुरा रहा था। वही पुरानी जानी पहचानी सौम्य मुस्कान। उसने तलवार वापस खींची
और झुककर अकबर को सलाम किया। जहां पनाह, जान की सलामती हो। माफ कीजिएगा कि मुझे आपको डराना पड़ा, लेकिन अगर मैं सीधे उस हत्यारे पर वार करता तो वो आपको ढाल बना सकता था। मुझे उसे यकीन दिलाना था कि मैं भी उसका साथी हूं, ताकि वो गाफिल हो जाए। अकबर अभी भी सदमे में थे। उन्होंने कांपते हुए पूछा, बीरबल, तुम? लेकिन लेकिन नदी और वो दरबार में आया फकीर, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये क्या खेल है? बीरबल ने अकबर को सहारा देकर बिठाया और पानी का गिलास दिया। हुजूर, जब मैं आजम खान और मान सिन्हा के जाल में फंसा था तो नदी में कूदना मेरी मजबूरी थी। लेकिन मैं जानता था कि नदी के नीचे एक पुरानी सुरंग है जो सीधे किले के गुप्त तहखाने में खुलती है। मैं वहां से बच निकला, लेकिन मुझे पता चला कि खतरा सिर्फ आजम खान नहीं है। खतरा आपके शयन कक्ष तक पहुंच चुका है। जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने देखा कि पर्दे के पीछे एक साया है, इसीलिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। अकबर ने राहत की सांस ली। उनका बीरबल जिंदा था और वफादार भी। उन्होंने उस मरे हुए हत्यारे की ओर देखा। उसके चेहरे पर नकाब था। बीरबल ने नकाब हटाया। वो चेहरा किसी दरबारी का नहीं था। उसकी जीभ कटी हुई थी और उसकी कलाई पर एक अजीब सा गोदना, टैटू बना था। एक जलता हुआ सूरज जिसके बीच में एक काली आंख थी। ये निशान, अकबर ने गौर से देखा। ये निशान तो मैंने कहीं देखा है बीरबल। बीरबल गंभीर हो गए। जी हुजूर, ये निशान काला सूरज नामक एक गुप्त संगठन का है जो 100 साल पहले खत्म हो चुका था। लेकिन लगता है कि इसकी राख से चिंगारी फिर भड़क उठी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह संगठन सिर्फ बाहरी नहीं है। इसका कोई न कोई सूत्रधार महल के भीतर, हरम, जनाना में मौजूद है। अकबर को याद आया कि आजम खान ने मरते वक्त सुगना बाई की तरफ इशारा किया था। क्या सुगना बाई इस काला सूरज संगठन का हिस्सा थी? अकबर का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। सुगना बाई ने उन्हें मां की तरह पाला था। बीरबल ने कहा, हुजूर, जज्बातों को एक तरफ रख दीजिए। हमें अभी इसी वक्त सुगना बाई के कक्ष में जाना होगा। अगर वो दोषी है तो उन्हें सजा मिलेगी, और अगर वह भी किसी साजिश का शिकार है तो शायद उनकी जान खतरे में है। रात के तीसरे पहर शहंशाह और उनका वजीर शाही हरम की ओर बढ़े। पहरेदारों को हटा दिया गया था ताकि किसी को खबर न हो। हरम के गलियारे सुनसान थे। हवा में चमेली की खुशबू थी, लेकिन आज वो खुशबू भी किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। सुगना बाई का कक्ष सबसे आखिर में था। दरवाजा हल्का सा खुला था। अकबर ने दरवाजा धक्का देकर खोला। सुगना माई, कोई जवाब नहीं आया। अंदर मोमबत्तियां बुझने की कगार पर थी। कमरे के बीचों बीच फर्श पर सुगना बाई लेटी थी। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उनके पास जहर की एक खाली शीशी पड़ी थी। अकबर दौड़कर उनके पास गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बीरबल ने तुरंत कमरे का मुआयना शुरू किया। ये आत्महत्या लग रही थी, लेकिन बीरबल की नजरें कुछ और ढूंढ रही थी। सुगना बाई के हाथ में एक कागज का टुकड़ा मजबूती से भींचा हुआ था। बीरबल ने बड़ी मुश्किल से उनकी उंगलियां खोली और वो कागज निकाला। कागज पर खून से सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, दर्पण झूठ बोलता है, द मिरर लाइज। अकबर रो रहे थे। बीरबल, देखो, उसने खुद को मार डाला। शायद ग्लानि, गिल्ट में। इसका मतलब आजम खान सच बोल रहा था। सुगना ही वो तीसरी गद्दार थी। बीरबल ने कागज को रोशनी में देखा। नहीं हुजूर, सुगना बाई अनपढ़ थी। वो लिखना नहीं जानती थी। ये लिखावट उनकी नहीं है। और गौर से देखिए, उनके पैरों के निशान संघर्ष के निशान हैं। उन्हें जबरदस्ती जहर दिया गया है, और ये कागज उनके हाथ में रखकर हमें गुमराह करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये संदेश
दर्पण झूठ बोलता है। ये हत्यारा हमें कोई पहेली देकर गया है या फिर चुनौती। दर्पण? अकबर ने सोचा, महल में तो सैकड़ों दर्पण हैं। शीश महल या मेरे कक्ष का आईना? बीरबल की आंखों में एक चमक आई। हुजूर, आगरा के किले में एक ही जगह है जिसे दर्पण कक्ष नहीं बल्कि झूठा दर्पण कहा जाता है। याद कीजिए, आपके परदादा बाबर के समय का वो पुराना तहखाना जिसे भूल भुलैया, द मेस ऑफ मिरर्स कहा जाता था। वहां की दीवारों पर ऐसे आईने लगे थे जो इंसान को उल्टा दिखाते थे। लेकिन वो जगह तो बरसों से बंद पड़ी है, अकबर ने कहा। और वही छिपने की सबसे महफूज जगह है, बीरबल ने कहा। हत्यारा सुगना बाई को मारकर हमें यह बताना चाहता है कि हम गलत दिशा में देख रहे हैं। असली खेल वहां नीचे चल रहा है। दोनों तुरंत भूल भुलैया की ओर भागे। ये किले का सबसे पुराना और डरावना हिस्सा था। सीढ़ियां काई से ढकी थी और अंधेरा इतना गहरा था कि मशाल की रोशनी भी दम तोड़ रही थी। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीमे स्वर में मंत्र पढ़ रहा हो। ओम, हरि, क्ली। ये तांत्रिक विद्या थी। अकबर ने तलवार कस ली। वे आवाज की दिशा में बढ़े। सामने एक विशाल हॉल था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों पुराने धूल भरे आईने लगे थे और हॉल के बीच में एक बड़ी सी आग जल रही थी। आग के चारों तरफ 7 लोग काले लबादे में बैठे थे और उनके बीच में एक सिंहासन पर कोई बैठा था। वो शख्स जो सिंहासन पर बैठा था, उसने अपना चेहरा एक सुनहरे नकाब से ढका हुआ था। लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल शहंशाह अकबर जैसे थे। वही शाही पगड़ी, वही शेरवानी, वही तलवार। बीरबल ने अकबर का हाथ पकड़ा और एक खंभे के पीछे छिप गए। हुजूर, देखिए, वो बहरूपिया सिर्फ आपकी दौलत नहीं चुराना चाहता, वो आपकी पहचान, आइडेंटिटी चुराना चाहता है। तभी उस नकाबपोश ने अपना हाथ उठाया। मंत्रोच्चार बंद हो गया। उसने एक भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, कल सुबह जब सूरज उगेगा तो आगरा की गद्दी पर नया सूरज चमकेगा। असली अकबर अब इतिहास बन जाएगा और छाया, शैडो हकीकत बन जाएगी। क्या सारी तैयारी हो चुकी है? उन 7 लोगों में से एक खड़ा हुआ। उसने नकाब हटाया। वो अकबर का शाही रसोइया रॉल कुक था। जी हुजूर, कल के खाने में वो खास जड़ी मिला दी गई है। बादशाह उसे खाते ही गहरी नींद में चले जाएंगे और फिर हम उन्हें इस तहखाने में कैद कर देंगे और आप उनका स्थान ले लेंगे। अकबर का खून खौल उठा। उनका रसोइया, जिस पर वो इतना भरोसा करते थे, वो चिल्लाना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। शांत रहिए हुजूर, अभी हम सिर्फ 2 हैं और वे 8, और उनके पास काला जादू और जहर दोनों है। हमें दिमाग से काम लेना होगा। उस नकाबपोश नकली अकबर ने कहा, लेकिन एक कांटा अभी भी बाकी है। बीरबल, आजम खान ने कहा था कि वो मर चुका है, लेकिन मेरी छठी इंद्री कहती है कि वो लोमड़ी अभी जिंदा है। जब तक बीरबल की लाश मेरे कदमों में नहीं होगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तभी एक चूहा बीरबल के पैर के पास से गुजरा। बीरबल जरा सा हिले और एक पुराना फूलदान गिर गया। खनक। हॉल में सन्नाटा छा गया। 8 सिर एक साथ उस दिशा में घूमे। कौन है वहां? नकली अकबर ने गरज कर कहा। बीरबल समझ गए कि अब छिपना बेकार है। वो निडर होकर बाहर निकले। मैं हूं, तुम्हारी मौत का परवाना। अकबर भी उनके साथ बाहर आए, तलवार हाथ में लिए। नकली अकबर ने असली अकबर को देखा। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब, मिरर इमेज लग रहे थे। नकली अकबर हंसा। अरे वाह, शिकार खुद चलकर शिकारी के जाल में आ गया। स्वागत है शहंशाह, अपनी आखिरी रात का आनंद लीजिए। उसने इशारा किया और 7 तांत्रिक अपनी जगहों से उठे। उन्होंने अपनी आस्तीन से खंजर निकाल लिए, लेकिन ये साधारण खंजर नहीं थे।
उनकी नोक पर नीला जहर लगा था। खत्म कर दो इन्हें, नकली अकबर चिल्लाया। लड़ाई शुरू हो गई। अकबर एक महान योद्धा थे। उनकी तलवार बिजली की तेजी से चली और पहले ही वार में रसोइये का सिर धड़ से अलग हो गया। बीरबल, जो तलवारबाजी में उतने माहिर नहीं थे, उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने पास रखे मशाल को उठाकर एक बड़े से आईने पर दे मारा। छपाक, आईना टूटकर बिखर गया और उसके कांच के टुकड़े हमलावरों के पैरों में चुभ गए। वे दर्द से चिल्लाए, लेकिन नकली अकबर अपनी जगह से नहीं हिला। वो बस बैठा देखता रहा, जैसे कोई खेल देख रहा हो। जब अकबर ने 3 हमलावरों को मार गिराया तो नकली अकबर खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार निकाली। बहुत हुआ, उसने कहा, अब मुझे ही अपने हाथों को गंदा करना पड़ेगा। उसने अकबर पर हमला किया। उसकी तलवारबाजी की तकनीक, वो बिल्कुल अकबर जैसी थी। वही पैंतरे, वही वार, वही बचाव। अकबर हैरान थे। ये आदमी उनकी तरह लड़ना कैसे जानता है? ये विद्या तो उन्होंने अपने गुरु बैरम खान से सीखी थी, जो सिर्फ उन्हें ही पता थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। तलवारों की टकराने से चिंगारियां निकल रही थी। बीरबल बाकी बचे गुंडों से निपट रहे थे। तभी बीरबल की नजर उस 2 मुंह वाले चोर की थ्योरी पर गई। उन्होंने सोचा, ये आदमी अकबर की तरह लड़ रहा है, अकबर की तरह बोल रहा है, अकबर की तरह दिख रहा है। ये कोई बहरूपिया नहीं हो सकता, ये कुछ और है। तभी बीरबल की नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने संदूक पर पड़ी, जिस पर काला सूरज का निशान था। बीरबल ने दौड़कर उसे खोला। उसमें पुरानी तस्वीरें और कुछ दस्तावेज थे। एक दस्तावेज पढ़ते ही बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, जुड़वा, हुमायूं का वह राज जो दफना दिया गया। बीरबल चिल्लाए, जहांपना, रुकिए, उसे मारिए मत, वो बहरूपिया नहीं है। अकबर ने एक पल के लिए ध्यान भटकाया और उसी पल का फायदा उठाकर नकली अकबर ने असली अकबर की कलाई पर वार किया। अकबर की तलवार गिर गई। नकली अकबर ने अपनी तलवार असली अकबर के गले पर रख दी। खेल खत्म, भाईजान, नकली अकबर ने फुसफुसाते हुए कहा। अकबर सन्न रह गए। भाईजान, क्या बकवास है ये? नकली अकबर ने अपना सुनहरा नकाब उतार फेंका। चेहरा बिल्कुल अकबर जैसा था, बस एक फर्क था, उसकी बाई आंख के नीचे एक गहरा घाव का निशान था। मैं मिर्जा हाकिम नहीं हूं और नहीं मैं कोई बहरूपिया हूं, उसने कहा। मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूं, वो भाई जिसे पैदा होते ही मनहूस बताकर तहखाने में फेंक दिया गया था। अब्बा हुजूर हुमायूं ने दुनिया से झूठ बोला कि एक ही बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि राज ज्योतिष ने कहा था कि अगर दूसरा बेटा जिएगा तो सल्तनत 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था। ये झूठ है, मेरे वालिद ऐसा कभी नहीं कर सकते। इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। अकबर, उसने कड़वाहट से कहा, मुझे काला सूरज संगठन ने पाला। उन्होंने मुझे तुम्हारी हर अदा, हर चाल, हर विद्या सिखाई, सिर्फ इस दिन के लिए, ताकि मैं अपना हक वापस ले सकूं। मैं हूं असली हकदार। मैं हूं जलालुद्दीन का दूसरा पहलू, जमालुद्दीन। बीरबल ने कहा, अगर तुम भाई हो तो भाई का हक प्यार से मांगते, छल से नहीं। जमालुद्दीन हंसा, प्यार? महलों में प्यार नहीं, राजनीति होती है बीरबल। और अब इस राजनीति का आखिरी अध्याय लिखा जाएगा। उसने तलवार उठाई। अकबर निहत्थे थे, मौत बिल्कुल सामने थी। तभी बीरबल ने एक पत्थर उठाया और कमरे के सबसे बड़े और मुख्य आईने की ओर फेंका। तड़ाक! वो आईना जो सिंहासन के ठीक पीछे था टूट गया और उस आईने के पीछे से पानी का एक विशाल सैलाब निकला। बीरबल ने पहले ही देख लिया था कि वह दीवार यमुना नदी की सतह से नीचे है और वो कांच नदी के पानी को रोके हुए था। पानी का तेज बहाव जमालुद्दीन और उसके साथियों को बहा ले गया। अकबर ने पास के एक खंभे को पकड़ लिया
बीरबल ने अकबर का हाथ थाम लिया। हुजूर, ऊपर की तरफ, बीरबल चिल्लाए। पूरा तहखाना पानी से भरने लगा। जमालुद्दीन पानी की लहरों में कहीं गायब हो गया, लेकिन जाते जाते चिल्लाया, मैं वापस आऊंगा। परछाई कभी नहीं मरती। अकबर और बीरबल बड़ी मुश्किल से तैरते हुए एक रोशनदान तक पहुंचे और वहां से बाहर निकले। वे किले की खाई, मोट में गिरे। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें किले पर पड़ रही थी। दोनों कीचड़ और पानी में लथपथ थे, बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन जिंदा थे। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, आज तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मेरे अतीत का वो काला सच भी सामने लाया, जिसे मैं जानता तक नहीं था। क्या वो सच में मेरा भाई था? बीरबल ने गीले कपड़े निचोड़ते हुए कहा, खून का रिश्ता हो सकता है हुजूर, लेकिन कर्मों का रिश्ता नहीं था। वो नफरत की पैदाइश था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वो पानी में बह गया है, मरा है या नहीं कोई नहीं जानता। और काला सूरज के और भी साथी दरबार में हो सकते हैं। वे दोनों चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। अकबर ने तुरंत अपने सबसे वफादार सैनिकों को बुलाया और पूरे महल को सील करने का आदेश दिया। रसोइये की कटी हुई लाश को सबूत के तौर पर पेश किया गया। आजम खान और मान सिंह, जो जेल में थे, से और कड़ी पूछताछ का हुक्म दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। दोपहर के वक्त जब अकबर अपने तख्त पर बैठे थे और बीरबल उनके पास खड़े थे, तभी एक दासी दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक थाली थी, जिसमें एक मखमली कपड़ा रखा था। जहां पनाह, दासी ने घबराते हुए कहा, यह शाही बाग में एक कबूतर के पंजों में बंधा मिला है। इस पर आपका नाम लिखा है। अकबर ने इशारा किया। बीरबल ने कपड़ा हटाया। उसके अंदर सुगनाबाई का कंगन रखा था, वही कंगन जो उन्होंने कल रात सुगनाबाई की कलाई पर देखा था। लेकिन साथ में एक चिट्ठी भी थी। उस पर लिखा था, जहर नकली था, मौत एक नाटक थी। मैं जिंदा हूं मेरे भाई, और जमालुद्दीन भी जिंदा है। खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि असली खजाना आगरा के किले में नहीं, बल्कि फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के नीचे दफन है। अगर उसे बचा सकते हो तो बचा लो। तुम्हारी मरी हुई बहन सुगना। अकबर सन्न रह गए। सुगना जिंदा है? उसने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? क्या वह भी जमालुद्दीन के साथ मिली हुई है, या वो किसी और बड़ी मजबूरी में है? और बुलंद दरवाजे के नीचे ऐसा क्या है जिसके लिए ये पूरी साजिश रची गई? बीरबल ने उस चिट्ठी को सूंघा। हुजूर, इस चिट्ठी में बारूद की गंध है। फतेहपुर सीकरी खतरे में है, हमें तुरंत निकलना होगा। तभी किले के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिल गई। खिड़की से बाहर देखने पर पता चला कि आगरा के मुख्य बाजार में आग लग चुकी थी। लोगों में भगदड़ मची थी, और उस धुएं के बीच एक विशाल गुब्बारा, हॉट एयर बलून, जो उस समय की एक दुर्लभ तकनीक थी, हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। उस गुब्बारे की टोकरी में दो लोग खड़े थे। एक ने दूरबीन से अकबर की तरफ देखा और हाथ हिलाया। वो सुगनाबाई थी, और उसके साथ वह जला हुआ चेहरा। जमालुद्दीन। अकबर ने मुट्ठी भींच ली। सेना तैयार करो, हम फतेहपुर सीकरी जाएंगे। इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। लेकिन बीरबल कुछ और सोच रहे थे। उनकी नजर आसमान में उड़ते गुब्बारे पर नहीं, बल्कि जमीन पर थी। भीड़ के बीच एक छोटा बच्चा खड़ा था, जो उस गुब्बारे की तरफ इशारा करके कुछ कह रहा था। वो बच्चा, वो कोई साधारण बच्चा नहीं लग रहा था। उसने बीरबल की तरफ देखा और अपनी उंगली होठों पर रखकर चुप रहने का इशारा किया, और पलक झपकते ही वो बच्चा गायब हो गया। बीरबल के दिमाग में घंटी बजी। हुजूर, हमें फतेहपुर सीकरी जाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बुलंद दरवाजा सिर्फ एक धोखा, डिस्ट्रैक्शन है। असली निशाना तो। बीरबल की नजर अकबर के सिंहासन के ठीक ऊपर लटके उस विशाल झूमर पर गई। हुजूर, हटिए।
बीरबल ने धक्का देकर अकबर को सिंहासन से गिरा दिया। धड़ाम। हजारों किलो वजन वाला वो कांच का झूमर ठीक उसी जगह गिरा जहां अकबर एक पल पहले बैठे थे। अगर बीरबल ने धक्का न दिया होता तो अकबर का कीमा बन जाता। पूरा दरबार दहशत में आ गया। धूल के गुबार के बीच अकबर खांसते हुए उठे। ये क्या था? बीरबल ने ऊपर छत की ओर देखा। वहां छत के बीम पर कोई बैठा था, एक छोटा बोना आदमी। ही वो बोना हंसा। निशाना चूक गया। जमालुद्दीन भाईजान नाराज होंगे। और वो बोना बंदर की तरह रस्सियों के सहारे खिड़की से कूदकर भाग गया। अब अकबर को समझ आ गया था कि दुश्मन एक नहीं, अनेक है। जमालुद्दीन, सुगना, वो बोना और न जाने कितने और। ये दो मुंह वाला चोर अब 1000 हाथों वाला राक्षस बन चुका था। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये युद्ध अब तलवारों से नहीं, दिमाग से जीता जाएगा। उन्होंने हमें चुनौती दी है। वे हमें फतेहपुर सीकरी बुला रहे हैं और यहां आगरा में हमारी जान लेना चाहते हैं। हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। हम वो करेंगे जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं है। हम ऐलान करेंगे कि अकबर मर चुके हैं। क्या? अकबर चौंक गए। जी हां, अपनी मौत की झूठी खबर फैला दीजिए। जब दुश्मन को लगेगा कि शिकार मर चुका है तो वो बिल से बाहर आएगा जश्न मनाने। और तब हम उन पर वार करेंगे। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। अगर ये चाल उल्टी पड़ गई तो सल्तनत बिखर जाएगी। लेकिन अकबर के पास कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन पूरे हिंदुस्तान में मुनादी पिटवा दी गई। शहंशाह अकबर झूमर गिरने की दुर्घटना में इंतकाल फरमा गए हैं। राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। झंडे झुका दिए गए। जनता रोने लगी। और दूर फतेहपुर सीकरी के खंडहरों में छिपा जमालुद्दीन ये खबर सुनकर जोर से हंसा। आखिरकार हिंदुस्तान मेरा है। सुगना, तैयारी करो, कल मेरी ताजपोशी होगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि आगरा के किले के एक गुप्त कमरे में अकबर और बीरबल एक नक्शे पर झुके हुए थे। वे अपनी मौत के बाद के जीवन की योजना बना रहे थे। बीरबल ने कहा, हुजूर, कल जब वो ताजपोशी के लिए आएगा तो उसका स्वागत फूलों से नहीं, तोपों से होगा। लेकिन हमें पता लगाना होगा कि वो बोना और वो बच्चा कौन थे। मुझे शक है कि इस खेल में कोई परग्रही, फॉरेन ताकत भी शामिल है। शायद पुर्तगाली या फिर कोई और जो मुगल सल्तनत को गिराना चाहता है। कहानी का सस्पेंस अभी अपने चरम पर है। क्या जमालुद्दीन अकबर की चाल में फंसेगा? सुगना बाई का असली मकसद क्या है? क्या वो सच में गद्दार है या वो भी कोई डबल गेम खेल रही है? और वो रहस्यमय बच्चा कौन था जो भीड़ में गायब हो गया? क्या अकबर अपनी ही सल्तनत को दोबारा जीत पाएंगे? ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। ये जंग अब तख्त की नहीं, वजूद की है। और बीरबल की अक्ल की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि कहानी खत्म हो गई तो आप गलत है। अभी तो बस प्यादे, पॉन्स गिरे हैं। वजीर और बादशाह का असली खेल, चेकमेट, तो अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मरे हुए अकबर कैसे अपनी गद्दी वापस लेंगे और बीरबल उस रहस्यमयी बोने को कैसे पकड़ेंगे, तो हमें कमेंट में बताएं। इस रोमांचक सफर का अगला भाग आपके रोंगटे खड़े कर देगा, ये मेरा वादा है। जाने से पहले अगर आपको बीरबल की ये जासूसी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाला बटन दबाना न भूलें ताकि जैसे ही अगला राज खुले सबसे पहले आपको खबर मिले। मिलते हैं अगले भाग में एक नए रहस्य के साथ। दोस्तों, कहानी के इस पड़ाव पर आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला भाग पढ़ा है तो आप जानते हैं कि आगरा की सल्तनत पर अब तक का सबसे गहरा काला साया मंडरा रहा है। शहंशाह अकबर को अपनी ही सल्तनत बचाने के लिए अपनी मौत का झूठा नाटक करना पड़ा है। पूरा आगरा शोक में डूबा है। लेकिन इस मातम के पीछे एक ऐसी जंग की तैयारी चल रही है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाई।
तो चलिए इस रोमांचक सफर को आगे बढ़ाते हैं, जहां हर कदम पर धोखा है और हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा। अगर आपको बीरबल की चतुराई और यह सस्पेंस पसंद आ रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपकी कल्पना से भी परे है। आगरा के किले पर एक मनहूस खामोशी छाई हुई थी। शाही हकीमों ने, जो बीरबल की योजना का हिस्सा थे, आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया था कि शहंशाह अकबर अब इस दुनिया में नहीं रहे। दीवान आम से लेकर दीवान-ए खास तक हर जगह सफेद पर्दों से ढक दी गई थी। रानियां रो रही थी, प्रजा बिलख रही थी। हर कोई यही कह रहा था कि झूमर गिरने से अकबर की जान गई, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि जिस ताबूत को शाही सम्मान के साथ दफनाया जा रहा था, उसमें अकबर का शव नहीं, बल्कि मोम और लकड़ी से बना एक पुतला था। असली अकबर तो किले के सबसे पुराने और गुप्त हिस्से में, जिसे सांपों का तहखाना कहा जाता था, एक मामूली सैनिक के भेष में छिपे बैठे थे। उनके साथ सिर्फ बीरबल थे, जो अब एक बूढ़े मौलवी का भेष धरे हुए थे। अकबर ने अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर पटकी और गुस्से में कहा, बीरबल, ये कैसा इंसाफ है? मैं अपनी ही आंखों से अपनी जनाजा देख रहा हूं। मेरा भाई, मेरा अपना खून, जमालुद्दीन, वो जश्न मना रहा होगा और यहां मेरी प्रजा अनाथ महसूस कर रही है। मेरा खून खौल रहा है बीरबल, मुझे तलवार दो, मैं अभी जाकर उसका सर कलम कर दूंगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, गुस्सा अक्ल का दुश्मन होता है। जमालुद्दीन अकेला नहीं है, उसके साथ वो काला सूरज संगठन है, वो रहस्यमयी बोना है, और सुगना बाई भी, जिनकी वफादारी अभी भी एक पहेली बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, वो गुब्बारा जिस दिशा में गया है वो फतेहपुर सीकरी है। हमारे गुप्तचरों ने खबर दी है कि वहां कुछ विदेशी लोग भी देखे गए हैं। अगर आपने अभी आवेश में आकर कदम उठाया तो हम हमेशा के लिए हार जाएंगे। हमें उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि आप सचमुच मर चुके हैं। जब दुश्मन जीत के नशे में चूर होता है, तभी वो सबसे बड़ी गलती करता है। उधर फतेहपुर सीकरी के वीरान पड़े महलों में एक अलग ही नजारा था। जिस बुलंद दरवाजे को अकबर ने अपनी गुजरात विजय की याद में बनवाया था, आज उसी दरवाजे के ऊपर जमालुद्दीन खड़ा था। उसने अकबर जैसा ही शाही लिबास पहन रखा था। उसके हाथ में शराब का प्याला था और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान। उसके पास वही बोना आदमी बैठा था जो आगरा के महल में झूमर गिराकर भागा था। उस बोने का नाम जाको था। जाको एक अजीब सी मशीन के साथ खेल रहा था, जो देखने में एक दूरबीन और बंदूक का मिश्रण लगती थी। जमालुद्दीन ने हंसते हुए कहा, सुना तुमने जाको? आगरा रो रहा है। मेरे भाई की मौत पर लोग ऐसे मातम मना रहे हैं जैसे सूरज हमेशा के लिए डूब गया हो। बेवकूफ लोग, उन्हें पता ही नहीं कि असली सूरज तो अब उगा है। जमालुद्दीन का राज, काला सूरज का राज। तभी सुगना बाई वहाई। उनका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी। उन्होंने जमालुद्दीन की तरफ देखा और कहा, जमाल, तुमने वादा किया था कि तुम अकबर को मारोगे नहीं, सिर्फ कैद करोगे, लेकिन तुमने उसे मरवा दिया। यह हमारी डील का हिस्सा नहीं था। जमालुद्दीन ने सुगना के गाल को अपनी उंगली से सहलाया, जिससे सुगना सिहर उठीन। मेरी प्यारी बहन सुगना, तुम बहुत भोली हो। एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, और वैसे भी वो मरा नहीं है। सुगना चौंक गई। क्या मतलब? जमालुद्दीन ने अपनी शराब गटकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है वो झूमर उसके ऊपर गिरा और वो मर गया? अकबर इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है, और नहीं वो बीरबल। मुझे यकीन है कि ताबूत खाली है या उसमें कोई पुतला है। वे चूहे की तरह बिल में छिपे हैं। लेकिन उसने अपनी बात रोकी और ताली बजाई। अंधेरे कोने से एक लंबा गोरा आदमी बाहर आया। उसने लोहे का कवच पहन रखा था और कमर पर एक अजीब सी तलवार लटकी थी जो भारतीय नहीं थी।
वो पुर्तगाली भाड़े का सैनिक कैप्टन डिसूजा था। जमालुद्दीन ने डिसूजा की तरफ इशारा किया। कैप्टन, क्या तुम्हारा तोहफा तैयार है? कैप्टन डिसूजा ने टूटी फूटी हिंदी में जवाब दिया, जी सुल्तान। हमारा बारूद आगरा के किले की नींव के नीचे पहुंच चुका है। हमने उसे उन पुरानी नालियों में बिछा दिया है जो यमुना नदी से जुड़ी है। बस एक चिंगारी और पूरा लाल किला हवा में होगा। अगर अकबर जिंदा भी है और बाहर आता है तो वो अपनी प्रजा के साथ ही दफन हो जाएगा। सुगना बाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम पूरे आगरा को उड़ा दोगे? लाखों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे जमाल। ये पागलपन है। जमालुद्दीन का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसने सुगना की गर्दन पकड़ ली। आवाज नीचे। अगर तूने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो भूल जाऊंगा कि तूने मुझे पाला है। याद रखना, तू सिर्फ एक मोहरा है। असली खिलाड़ी तो वो है जो अभी तक सामने नहीं आया। सुगना बाई घुट रही थी। जमालुद्दीन ने उन्हें धक्का दिया और जाको से कहा, जाको, आगरा संदेश भेजो। कल सुबह जमालुद्दीन अपनी विरासत संभालने आगरा आएगा। ऐलान कर दो कि अकबर का खोया हुआ भाई दुख की घड़ी में सल्तनत को संभालने आ रहा है। इधर आगरा में बीरबल ने अपना भेष फिर बदल लिया था। इस बार वो एक मौलवी नहीं बल्कि एक कश्मीरी शॉल बेचने वाले व्यापारी बने थे। उनकी पीठ पर गठरी थी और चाल में थकान। उन्होंने ऐसा भेष इसलिए बनाया था ताकि वे शहर में फैली अफवाहों और दुश्मन के जासूसों को पहचान सकें। बीरबल जानते थे कि किले के अंदर सुरक्षित रहना काफी नहीं है। उन्हें पता लगाना था कि दुश्मन की अगली चाल क्या है। बाजार में घूमते हुए बीरबल की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कुछ भिखारी जो आमतौर पर भीख मांगते हैं, आज भीख नहीं मांग रहे थे। वे एक विशेष जगह पर खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे थे। बीरबल ने गौर किया कि वे एक खास तरह का इशारा कर रहे थे। अपनी हथेली पर उंगली से सूरज बना रहे थे। बीरबल समझ गए, ये काला सूरज के जासूस है। बीरबल ने चुपके से उनका पीछा किया। वे भिखारी शहर की पुरानी हवेली के खंडहरों में घुसे। बीरबल ने खिड़की की दरार से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर बीरबल के पसीने छूट गए। वहां जमीन पर आगरा के किले का एक बड़ा नक्शा बिछा हुआ था और नक्शे के नीचे यमुना नदी के रास्ते पर लाल निशान लगे थे। बीरबल ने पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द सुने जो अंदर मौजूद एक आदमी बोल रहा था। गन पाउडर और ब्लास्ट ब्लास्ट। बीरबल का दिमाग तेजी से चला। बारूद, वे किले को उड़ाने वाले हैं। बीरबल वापस मुड़े ही थे कि उनका पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ा। कटक। अंदर खामोशी छा गई। एक भिखारी जिसके हाथ में खंजर था बाहर लपका। बीरबल ने अपनी गठरी उस पर दे मारी और वहां से दौड़े। भिखारी उनके पीछे थे। बीरबल गलियों में, छतों पर, बाजारों के बीच से दौड़ते रहे। उनकी सांस फूल रही थी, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। सिर्फ उनकी नहीं, पूरे आगरा की। बीरबल एक धोबी घाट पर पहुंचे। दुश्मन करीब थे। बीरबल ने तुरंत अपनी कश्मीरी पोशाक उतारी और एक धोबी के गधे के पीछे छिप गए। उन्होंने अपने चेहरे पर कीचड़ पोत लिया। जासूस वहां आए, इधर उधर देखा और आगे निकल गए। बीरबल ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उनके पास वक्त बहुत कम था। वो गुप्त रास्ते से वापस किले में पहुंचे और अकबर को सारी बात बताई। हुजूर, जमालुद्दीन सिर्फ तख्त नहीं चाहता, वो आगरा को राख कर देना चाहता है। उन्होंने किले की नींव में बारूद बिछा दिया है। अगर कल उसके आने पर हमने कोई हरकत की तो वो रिमोट या किसी संकेत से धमाका कर देगा। अकबर ने अपनी तलवार कसते हुए कहा, तो हम क्या करें बीरबल? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और उसे गद्दी सौंप दे? बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, बारूद को निष्क्रिय डिफ्यूज करना होगा और ये काम मैं करूंगा, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेना होगा। कैसा खतरा? आपको मुर्दाव बने रहना होगा,
लेकिन आपकी आत्मा को दरबार में आना होगा। बीरबल ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। जमालुद्दीन अंधविश्वासी है। वो काला जादू और तंत्र मंत्र में यकीन रखता है। हमें उसके इसी डर का फायदा उठाना होगा। कल का दरबार इतिहास का सबसे डरावना दरबार होगा। अगली सुबह आगरा के दीवान आम में भारी भीड़ थी। जमालुद्दीन शाही हाथी पर सवार होकर किले में दाखिल हुआ। उसके साथ कैप्टन डिसूजा और उसकी विदेशी सेना थी। जाको बोना उसके पैरों के पास बैठा था। प्रजा डर के मारे चुप थी। किसी ने जमालुद्दीन का स्वागत नहीं किया, लेकिन उसकी सेना के खौफ से कोई बोला भी नहीं। जमालुद्दीन सीधे तख्त-ए ताउस, मयूर सिंहासन की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि तख्त खाली है और उस पर अकबर की पगड़ी रखी है। जमालुद्दीन ने पगड़ी को ठोकर मारी और तख्त पर बैठ गया। आगरा के लोगों, उसने गरज कर कहा, मैं जमालुद्दीन, हुमायूं का असली वारिस, आज से तुम्हारा बादशाह हूं। अकबर एक कमजोर शासक था, लेकिन मैं तुम्हें दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत दूंगा। जो मेरे साथ है उसे इनाम मिलेगा, जो खिलाफ है उसे मौत। तभी पूरे दरबार में एक ठंडी हवा चली। मशालें अपने आप बुझ गई और फिर नीली रोशनी में जल उठीं। दरबार के बड़े बड़े दरवाजों से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों। जमालुद्दीन घबरा गया। ये क्या बदतमीजी है? किसने किया ये? अचानक तख्त के पीछे दीवार पर एक विशाल परछाई उभरी। वो परछाई अकबर की थी। आवाज गूंजी, जमालुद्दीन, मेरे भाई, तुम मेरी गद्दी ले सकते हो, लेकिन मेरा साया नहीं। जमालुद्दीन अपनी जगह से उछल पड़ा। अकबर, तुम मर चुके हो। ये कोई चाल है। डिसूजा, ढूंढो कौन है पीछे। लेकिन कैप्टन डिसूजा खुद कांप रहा था। उसने अपनी बंदूक तान रखी थी, लेकिन उसका निशाना हवा में था। आवाज फिर आई, मैं मरा नहीं हूं जमाल, मैं तो हर उस पत्थर में हूं जिसे तुम उड़ाना चाहते हो। अगर तुमने इस तख्त पर बैठने की जुर्रत की तो ये तख्त तुम्हें निगल जाएगा। ये बीरबल का साउंड सिस्टम था। उन्होंने किले की दीवारों में छिपे हुए ध्वनि वाहकों, एक्रोस्टिक्स, का इस्तेमाल किया था, जिसे प्राचीन काल में बनाया गया था। अकबर एक गुप्त कमरे से बोल रहे थे और उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। जमालुद्दीन चिल्लाया, मैं भूतों से नहीं डरता। जाको, रिमोट दबाओ, उड़ा दो इस किले को। अगर ये किला मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं होगा। जाको ने अपनी जेब से एक लाल पत्थर निकाला, जो बारूद में आग लगाने का संकेत था। उसने उसे जमीन पर पटकने के लिए हाथ उठाया। तभी एक तीर संस्काता हुआ आया और जाको के हाथ पर लगा। पत्थर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। भीड़ में से एक बूढ़ा फकीर अपना लबादा उतारकर बाहर आया। वो बीरबल थे। ठहरो, बीरबल ने ललकारा। बारूद अब गीला हो चुका है जमालुद्दीन। यमुना का पानी अब किले की नींव में बह रहा है। बीरबल ने रात भर मेहनत करके अपने वफादार मजदूरों के साथ यमुना के पानी का रुख उन नालियों की तरफ मोड़ दिया था जहां बारूद बिछाया गया था। डिसूजा का सारा गन पाउडर अब बेकार कीचड़ बन चुका था। जमालुद्दीन का चेहरा लाल हो गया। बीरबल, तू फिर बच गया। डिसूजा, मार डालो इसे। डिसूजा और उसके सैनिक बीरबल की तरफ लपके। लेकिन तभी दरबार की बालकनी से अकबर ने छलांग लगाई। उन्होंने अब मुर्दा होने का नाटक खत्म कर दिया था। उनके हाथ में नंगी तलवार थी। मेरे वजीर को हाथ लगाने से पहले मुझसे गुजरना होगा। अकबर ने शेर की तरह दहाड़ लगाई। दरबार में अफरातफरी मच गई। अकबर और बीरबल विदेशी सैनिकों से भिड़ गए। प्रजा, जो अब तक डरी हुई थी, अपने बादशाह को जिंदा देखकर जोश में आ गई। उन्होंने भी जो हाथ लगा, कुर्सी, पत्थर, जूते उठाकर सैनिकों पर फेंकना शुरू कर दिया। जमालुद्दीन ने देखा कि बाजी पलट रही है। उसने अपनी तलवार निकाली और अकबर की तरफ बढ़ा। आज फैसला हो ही जाए भाईजान।
दोनों भाइयों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। जमालुद्दीन को काला सूरज ने बेहतरीन प्रशिक्षण दिया था। वो अकबर पर भारी पड़ रहा था। अकबर घायल हो गए थे, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा था। लड़ते लड़ते वे दोनों किले की सबसे ऊंची छत पर पहुंच गए। नीचे यमुना बह रही थी। जमालुद्दीन ने अकबर की तलवार गिरा दी और अपनी तलवार उनकी गर्दन पर रख दी। आखिरकार जमालुद्दीन हांफते हुए बोला, जीत मेरी हुई। कोई आखिरी ख्वाहिश? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पीछे देखो। जमालुद्दीन ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक खंजर उसकी पीठ में आ लगा। उसने लड़खड़ाते हुए पीछे देखा। वहां सुगना बाई खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ स्थिर था। मैंने तुम्हें पाला था जमाल, सुगना ने रोते हुए कहा, लेकिन मैंने एक शैतान को पाला। इसका मुझे अंदाजा नहीं था। तुम मेरे भाई अकबर को नहीं मार सकते। जमालुद्दीन दर्द से करा उठा। उसने सुगना को धक्का दिया और वो छत से नीचे गिरने लगी। अकबर ने दौड़कर सुगना का हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस आपाधापी में जमालुद्दीन को मौका मिल गया। उसने अपनी जेब से एक अजीब सा गोला निकाला, एक धुएं का बम। धड़ाम! छत पर गहरा काला धुआं फैल गया। जब धुआं छटा तो जमालुद्दीन गायब था। सिर्फ उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। ये मत समझना कि मैं हार गया। काला सूरज कभी नहीं डूबता। मैं वापस आऊंगा, और इस बार मैं अकेले नहीं आऊंगा। अकबर ने सुगना बाई को ऊपर खींचा। सुगना रो रही थी। मुझे माफ कर दो भाईजान। मुझे मजबूर किया गया था। उन्होंने मेरे बेटे को कैद कर रखा है। बेटा? अकबर चौंक गए। सुगना, तुम्हारी शादी कब हुई? और कौन सा बेटा? तभी बीरबल वहां हाफते हुए पहुंचे। उन्होंने कैप्टन डिसूजा को बंदी बना लिया था। हुजूर, बीरबल ने कहा, जमालुद्दीन भाग गया, लेकिन वो अकेला नहीं गया। वो उस बच्चे को अपने साथ ले गया है। कौन सा बच्चा? अकबर ने पूछा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। वही बच्चा जो बाजार में दिखा था, और सुगना बाई, जिसे अपना बेटा कह रही है। लेकिन हकीकत कुछ और है हुजूर। वो बच्चा कोई मामूली इंसान नहीं है। मैंने डिसूजा से पूछताछ की है। वो बच्चा असल में... बीरबल रुक गए। उनके चेहरे पर खौफ था। बताओ बीरबल, वो बच्चा कौन है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, वो बच्चा इंसान नहीं है। वो एक बौना भी नहीं है। वो काला सूरज का सबसे बड़ा हथियार है। एक जीवित कठपुतली, लिविंग पपेट। उसका दिमाग बचपन में ही निकाल लिया गया था, और उसकी जगह एक ऐसी प्राचीन विद्या का इस्तेमाल किया गया है जिससे वो भविष्य देख सकता है। और उसी ने बताया था कि आप जिंदा है। जमालुद्दीन उसे इसलिए ले गया है क्योंकि वो बच्चा जानता है कि मुगल खजाना असल में कहाँ है। खजाना? अकबर हैरान थे। खजाना तो हमारे तहखाने में है। नहीं हुजूर, सुगना बाई ने कांपते हुए कहा, बाबर बादशाह का असली खजाना। वो खजाना जिसे उन्होंने भारत आने से पहले समरकंद की गुफाओं से हासिल किया था। वो सोने चांदी का नहीं, बल्कि ज्ञान और शक्ति का खजाना है। एक ऐसी किताब जिससे मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है और वक्त को पीछे मोड़ा जा सकता है। जमालुद्दीन वही चाहता है। अकबर और बीरबल सन्न रह गए। मामला अब सिर्फ तख्त का नहीं था। अब बात प्रकृति के नियमों को तोड़ने की थी। अगर जमालुद्दीन को वो किताब मिल गई तो वो इतिहास बदल देगा। तभी बंदी बने कैप्टन डिसूजा ने हंसना शुरू किया। तुम लोग उसे नहीं रोक सकते। वो अब पाताल लोक की तरफ जा रहा है, दक्षिण के घने जंगलों में, जहां विजयनगढ़ के खंडहर हैं। वही छिपा है वह राज। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। हुजूर, हमें आगरा छोड़ना होगा। ये जंग अब उत्तर भारत से दक्षिण की ओर जाएगी। जमालुद्दीन विजयनगढ़ के खंडहरों में उस शक्ति को जगाने जा रहा है। अकबर ने अपनी तलवार म्यान में रखी। तो चलो बीरबल, सेना तैयार करो। हम दक्षिण जाएंगे। इस बार उसका पीछा पाताल तक करेंगे।
लेकिन कहानी यहां एक नया मोड़ लेती है। रात को जब बीरबल अपने कक्ष में अगले अभियान की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें अपनी मेज पर एक काली चिड़िया मरी हुई मिली। उसकी चोंच में एक कागज था। कागज पर लिखा था, तुम दक्षिण जाओगे, हम पश्चिम से आएंगे। जिसे तुम अपना दोस्त मान रहे हो, वही तुम्हारा काल है। बीरबल का माथा ठनका। दोस्त? कौन दोस्त? क्या टोडरमल, मानसिंह या तानसेन, या फिर? बीरबल की नजर कमरे के कोने में रखे उस आईने पर पड़ी। आईने में बीरबल ने देखा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। वो कोई और नहीं बल्कि शहजादा सलीम, जहांगीर थे। सलीम की आंखों में एक अजीब सा नशा था और हाथ में खंजर। सलीम? बीरबल ने पलटकर पूछा। सलीम ने एक अजीब सी आवाज में कहा, सलीम सो रहा है बीरबल काका, मैं तो छाया हूं। जमालुद्दीन ने मेरे दिमाग में भी अपना घर बना लिया है। ओह, तो जमालुद्दीन ने सिर्फ बाहरी हमला नहीं किया था, उसने काले जादू या सम्मोहन, हिप्नोटिज्म के जरिए अकबर के अपने बेटे को भी वश में कर लिया था। अब बीरबल क्या करेंगे? अगर वो सलीम पर वार करते हैं तो भविष्य का बादशाह मारा जाएगा, और अगर नहीं करते तो अभी उनकी जान जाएगी। सलीम ने खंजर उठाया और ठीक उसी वक्त कमरे की खिड़की टूट गई। एक रस्सी अंदर आई और एक नकाबपोश साया अंदर कूदा। उस साये ने सलीम के हाथ पर एक वार किया और खंजर गिरा दिया। फिर उसने सलीम की गर्दन पर एक खास बिंदु पर दबाव डाला, जिससे सलीम बेहोश होकर गिर पड़े। बीरबल ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? उस नकाबपोश ने अपना चेहरा खोला। वो एक महिला थी। उसकी आंखें नीली थी और बाल सुनहरे। वो भारतीय नहीं लग रही थी। उसने टूटी फूटी हिंदी में कहा, मेरा नाम एलिना है। मैं उस काला सूरज संगठन से भागी हुई एक बागी हूं। मैं तुम्हें बचाने आई हूं बीरबल, क्योंकि सिर्फ तुम ही जानते हो कि कालचक्र को कैसे रोका जा सकता है। बीरबल अब पूरी तरह उलझ चुके थे। एक तरफ जमालुद्दीन दक्षिण जा रहा है, दूसरी तरफ सलीम वश में है, और अब ये विदेशी महिला जो खुद को दोस्त बता रही है। क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? एलिना ने कहा, वक्त नहीं है बीरबल। सलीम सिर्फ एक मोहरा है। असली खतरा वो नीला चांद है जो 3 दिन बाद निकलने वाला है। उस रात जमालुद्दीन उस बच्चे की बलि देकर वो शैतानी दरवाजा खोल देगा। हमें उड़न खटोले, हॉट एयर बलून से जाना होगा। घोड़ों से हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। उड़न खटोला? उस जमाने में ये तकनीक लगभग जादू जैसी थी। बीरबल ने सोचा, ये विज्ञान और जादू की कैसी जंग है? तभी महल के बाहर शोर हुआ। सलीम के बेहोश होने और खिड़की टूटने की आवाज से पहरेदार आ रहे थे। एलिना ने हाथ बढ़ाया, चलो मेरे साथ, या फिर यहीं मरो। बीरबल ने एक पल सोचा, फिर एलिना का हाथ थाम लिया। वे दोनों खिड़की से कूदे। नीचे एक विशाल गुब्बारा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही गुब्बारा हवा में उठा, बीरबल ने नीचे देखा। अकबर अपने कक्ष की बालकनी में खड़े थे, उन्हें देख रहे थे। बीरबल ने हाथ हिलाया, लेकिन अकबर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रुको, क्या वह अकबर थे? बीरबल ने दूरबीन से देखा। बालकनी में खड़े अकबर के गले में एक ताबीज था, काला सूरज का ताबीज। बीरबल के पैरों तले से जमीन निकल गई, या यूं कहें कि आकाश हिल गया। अगर किले में मौजूद अकबर के गले में वो ताबीज है, तो क्या बीरबल असली अकबर को पीछे छोड़ आए हैं? या फिर जिस अकबर को बीरबल ने अभी बचाया था, वो भी जमालुद्दीन का कोई बहुरूपिया था? क्या असली अकबर अभी भी उस सांपों के तहखाने में कैद है? या जमालुद्दीन ने भाइयों की अदला बदली कर दी थी जब वे छत पर लड़ रहे थे? धुएं के उस गुबार में क्या हुआ था? बीरबल ने एलिना से चिल्लाकर कहा, नीचे उतारो। हमने गलत आदमी को बचा लिया। वो अकबर नहीं है। एलिना ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं जानती हूं बीरबल, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहां लाई हूं, ताकि असली अकबर को कोई बचा न सके। धोखा, एक और धोखा। बीरबल अब हवा में हजारों फीट ऊपर थे।
एक अनजान विदेशी जासूस के साथ जो दुश्मन की साथी निकली, और नीचे आगरा पर एक नकली अकबर का राज होने वाला था, जबकि असली अकबर और सलीम दोनों खतरे में थे। बीरबल ने एलिना की तरफ देखा। एलिना ने खंजर निकाल लिया। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं बीरबल, या तो हमारे साथ मिल जाओ और अपनी अक्ल का इस्तेमाल हमारी नई दुनिया बनाने में करो, या फिर इस गुब्बारे से नीचे गिरकर अपनी हड्डी पसली तुड़वा लो। बीरबल ने नीचे देखा। गहरा अंधेरा और दूर यमुना की लकीर दिख रही थी। फिर उन्होंने एलिना की आंखों में देखा और मुस्कुराए। तीसरा रास्ता भी है एलिना साहिबा, बीरबल ने कहा। क्या? एलिना हैरान हुई। बीरबल ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली, या चकमक पत्थर। मैं ये गुब्बारा ही जला दूंगा। न तुम बचोगी, न मैं, न तुम्हारा ये काला सूरज का राज। बीरबल ने आग लगाने का नाटक किया। एलिना डर के मारे पीछे हटी। उसी मौके का फायदा उठाकर बीरबल ने एलिना को धक्का दिया और गुब्बारे की रस्सियां खींच दी। गुब्बारा तेजी से नीचे गिरने लगा, सीधे एक घने जंगल की तरफ। कहानी अब एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। आगरा में कौन है? क्या वो जमालुद्दीन है जिसने अकबर का रूप ले लिया है? असली अकबर कहाँ है? क्या वो जिंदा है, या जमालुद्दीन ने उन्हें मार दिया? बीरबल का क्या होगा? वो गुब्बारे से गिरकर कैसे बचेंगे? और वो जंगल कौन सा है? क्या वो वही विजयनगर का शापित जंगल